गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ रमेश, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे पुत्र का भविष्य यही कह रहा है कि उसकी किस्मत में राजयोग लिखा है। जब वह बड़ा होगा तब उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और फिर वह इस राज्य का राजा बनेगा और मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है और रमेश के बेटे के राजा बनने वाली बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे कमलेश भाई, सुना तुमने? उस रमेश के बेटे की भविष्यवाणी की है एक साधु महाराज ने और कहा है कि उसकी किस्मत में राजयोग लिखा है और बड़ा होकर उसका विवाह इसी राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा। फिर वह इस राज्य का राजा बन जाएगा। हाँ जगदीश भाई, सुना तो मैंने भी है, लेकिन क्या सच में रमेश का बेटा इतना भाग्यशाली है? हाँ भाई, रमेश का बेटा तो सच में बहुत अच्छा भाग्य लेकर आया है, क्योंकि जिन साधु महात्मा जी ने भविष्यवाणी की है उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। बहुत पहुंचे हुए हैं वो साधु महाराज। वहां से गुजर रहे राजा अमर सिंह गांव वालों की सारी बातें सुन लेता है और उदास होकर वहां से चला जाता है। गांव वालों की बात सुनकर तो मेरे अंदर एक बेचैनी सी हो रही है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे साधु की हुई भविष्यवाणी को बदलना ही होगा। अब अगले दिन राजा अपना वेश बदलकर उसी गांव में जाता है। अरे भाई, वो रमेश का घर कौन सा है? अरे भाई, क्या तुम भी रमेश के भाग्यशाली बेटे को देखने जा रहे हो? हाँ हाँ, मैं भी रमेश के बेटे को ही देखने जा रहा हूँ। तो ठीक है, फिर यहाँ से सीधे चले जाओ और आगे जाकर दाएं मुड़ जाना, वहीं पर रमेश का घर है। अब राजा रमेश के घर पहुंच जाता है। रमेश, कहाँ हो? बाहर आओ। कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं इसी राज्य के एक गांव का सेठ हूँ। मेरा नाम सेठ गिरजा शंकर है और मैं तुम्हारे बेटे को लेने आया हूँ। नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी। मेरा बेटा तो मेरे पास ही रहेगा। हाँ सेठ जी, भला हम अपने बेटे को कैसे दे दें? सेठ जी, हमें क्षमा करना, हम अपने बेटे को नहीं दे पाएंगे। अरे, ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है? तो बताओ, क्या तुम्हारे इस घर में रहकर ये लड़का बड़ा होकर एक राजा बन सकेगा? अरे, मैं तो तुम्हारे बेटे को लेने आया हूँ। ये उसकी किस्मत का ही एक हिस्सा है। ये लड़का मेरे घर पर ही रहकर बड़ा होगा और फिर बड़ा होकर ये एक राजा बनेगा। क्या तुम साधु महाराज की बात भूल गए? रमेश अब सोच में पड़ जाता है। सावित्री, सेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अपने बेटे का पालन पोषण वैसा नहीं कर सकते जैसा इसके भाग्य में लिखा है, तो हमें हमारे बेटे के लिए ये करना ही पड़ेगा और अपने बेटे को सेठ जी को देना ही पड़ेगा। अब रमेश अपने बेटे को राजा के हवाले कर देता है और राजा उस लड़के को लेकर वहां से चला जाता है। क्या करूं इस लड़के का? हाँ, अगर मैं इसे इस नदी में डाल दूं तो इस नदी में बड़ी मछलियां और मगरमच्छ इसे खा जाएंगे और मेरे रास्ते का कांटा निकल जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा।
राजा यह सोच ही रहा होता है कि उसकी नजर वहां पड़ी एक टोकरी पर पड़ती है। इस टोकरी में इस बच्चे को डाल देता हूँ और इसे नदी में बहा देता हूँ। बाकी का काम तो नदी की बड़ी मछलियाँ और मगरमच्छ ही कर देंगे। अब राजा उस बच्चे को उस टोकरी में रखकर नदी में बहा देता है और वहां से चला जाता है। अरे अरे, ये क्या? ये तो टोकरी में एक बच्चा है और ये तो जीवित है। ये किसका बच्चा हो सकता है? यहाँ आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अब पंडित उस बच्चे को लेकर अपने घर चला जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम हरीलाल है और मैं अपनी बुद्धिमानी और अक्लमंदी की वजह से बहुत चर्चित हूँ। मैंने बहुत से लोगों को अपनी बुद्धिमानी से लोहे के चने चबवाए हैं। वाह, बहुत खूब। तब तो आपसे मिलकर हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। मंत्री जी, राजमहल में इनके ठहरने का बंदोबस्त किया जाए और ये जब तक यहाँ रुकें, इनको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए जाएं। रुकिए महाराज, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपके राज्य में आपको चुनौती देने आया हूँ कि अगर कोई मेरे 5 सवालों के जवाब दे दे तो मैं उसे सबसे बड़ा बुद्धिमान मानूंगा। लेकिन अगर आपके राज्य में कोई भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो उसके बदले में आपको मुझे आपके राजकोष का आधा हिस्सा देना पड़ेगा। क्या आपके राज्य में है कोई जो मेरे सवालों के जवाब दे सके, या इस राज्य में कोई भी बुद्धिमान नहीं है? तुम हमारा अपमान कर रहे हो अतिथि। आप हमारे राज्य में आए इसलिए हमने आपको अपना अतिथि माना, लेकिन आप तो हमारा और हमारे राज्य का अपमान कर रहे हैं। अब और नहीं सुन सकता मैं, और मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। अब राजा के कहने पर वह व्यक्ति वहां मौजूद हर इंसान से अलग अलग सवाल पूछता है, लेकिन कोई भी उसके सवालों के उत्तर सही नहीं दे सका। राजा साहब, आपके राज्य में लगता है कोई इतना बुद्धिमान नहीं है जो मेरे सवालों के जवाब दे सके। ये तो सच में बहुत अक्लमंद लगता है। अब कैसे इसके सवालों के जवाब दिए जाएं? और अगर सवालों के जवाब नहीं दिए तो इसको अपने राजकोष का आधा हिस्सा देना पड़ेगा और हमारी इज्जत भी सरेआम नीलाम हो जाएगी। ठीक है अतिथि, हमारे राजमहल में मौजूद लोगों ने आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हमारे राज्य में बहुत से ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो आपके सवालों के जवाब भली भांति दे सकेंगे। मंत्री जी, हमारे महल के अतिथि कक्ष में इनके ठहरने का बंदोबस्त कीजिए। इन्हें कल अवश्य इनके सवालों के जवाब मिलेंगे। महाराज, उस आदमी ने तो पूरे राज दरबार में आपका अपमान कर दिया। अब आप क्या सोच रहे हैं? अगर ऐसा ही रहा और किसी ने उसके सवालों के जवाब नहीं दिए तो आपको तो अपना आधा राजकोष उसे देना पड़ जाएगा, क्योंकि आपने उसकी चुनौती जो स्वीकार कर ली है। हाँ मंत्री जी, मैं भी बड़े असमंजस में हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज, मेरे पास एक विचार है। क्यों ना इस राज्य के सबसे विद्वान इंसान का पता लगाया जाए और उससे उस घमंडी हरीलाल का मुकाबला करवाया जाए, और अगर वो हार गया तो आपको उसे राजकोष में से आधा हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। हाँ, ये सही रहेगा। तो फिर आप जल्दी से किसी बड़े विद्वान का पता लगाइए मंत्री जी। अगले दिन मंत्री एक बड़े पंडित को लेकर आता है और हरीलाल उस पंडित से भी सवाल करता है, लेकिन पंडित भी
उस हरी लाल के सवालों के जवाब नहीं दे पाता है और उदास होकर पंडित अपने घर चला आता है। मैंने आज तक जितना भी नाम कमाया था, आज सब कुछ खत्म हो गया। आज मैं अपना सम्मान नहीं बचा पाया और अपने राज्य और राज्य के राजा साहब के लिए कुछ ना कर सका। पिताजी, क्या हुआ? आप इतना उदास और चिंतित क्यों हैं? नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन थोड़ा उदास सा है। पिताजी, आपको उदास और चिंतित देखकर मुझे भी बेचैनी सी हो रही है। कृपया आप मुझे बताइए, क्या बात है जो आप इतना उदास हैं? किस बात की चिंता सता रही है आपको? बेटे के पूछने पर पंडित अपने बेटे को सारी बात बता देता है। पिताजी, अब आप चिंतित मत हों, मैं हूं ना, मैं आपको अपमानित नहीं होने दूंगा। अब मैं जाऊंगा उस हरीलाल के सवालों के जवाब देने और आपका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे पिताजी। नहीं बेटा अर्जुन, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम नहीं जानते वो कितना शातिर है। तुम वहां मत जाना। नहीं पिताजी, आप मुझे ना रोके, मुझे जाना ही होगा। राजा साहब, अब तो मैंने आपके राज्य के सभी विद्वानों को हरा दिया है। किसी ने भी मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया। तो अब तो आप भी समझ ही गए होंगे ना कि मैं कौन हूँ, और मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। अब बस जल्दी से मुझे अपने राजकोष का आधा हिस्सा दे दो राजा साहब। इतनी भी जल्दी क्या है राजकोष का हिस्सा लेने की हरीलाल? अब तुम कौन हो बच्चे? मैं कौन हूं ये तो तुम्हें अभी पता चल ही जाएगा, जब मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगा। क्या तुम मेरे सवाल के जवाब दोगे? बेटा, तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम इस हरीलाल को नहीं जानते, इसलिए तुम उसे मत ललकारो बेटा, और तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं मंत्री जी, कृपया आप मुझे ना रोकें। मैं आज अपने राज्य और अपने राज्य के राजा और मेरे पिताजी के सम्मान के लिए यहाँ आया हूँ। कृपया मुझे मत रोको। क्या तुम पंडित जी के पुत्र हो? हाँ, मैं पंडित जी का ही पुत्र हूँ। मंत्री जी, हरीलाल से कहो इस लड़के से अपने सवाल करें। हाँ, पर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा हरीलाल से, कि तुम वचन दो कि अगर मैंने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए तो उसके बाद तुम कभी भी किसी से कोई सवाल नहीं करोगे या किसी से नहीं कहोगे कि तुम सबसे बड़े विद्वान हो, और अगर ऐसा करोगे तो तुम सजा के हकदार होगे। ठीक है बच्चे, मुझे ये शर्त मंजूर है। तो अब तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, बताओ ऐसा क्या है जो हमेशा आ रहा है पर कभी आता नहीं? इसका उत्तर है कल, जो आ रहा होता है लेकिन आता कभी नहीं। ठीक है, तो बताओ ऐसा क्या है जो खिलाए जाने पर जीवित रहता है और पानी पिलाने पर मर जाता है? आग। जिसे आप खिलाएं यानी उसे लकड़ियां दें या कोई और वस्तु तो वो उसे जला देती है, लेकिन उसे पानी दें तो वह नष्ट हो जाती है। यदि आपके पास कोई है तो आप इसे साझा करना चाहते हैं, लेकिन एक बार जब आप इसे साझा करते हैं तो यह आपके पास नहीं रहता। यह क्या है? एक रहस्य। क्योंकि अगर आपके पास कोई रहस्य है और वह रहस्य आप किसी से साझा करते हैं तो वह रहस्य आपके पास नहीं रहता, अब वह किसी और को भी ज्ञात होता है। ठीक है,
तुमने कुछ सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन अब बताओ वह क्या है जिसका इस्तेमाल जितना ज़्यादा करो वह उतना ही बढ़ता रहता है? ज्ञान, बुद्धि। क्योंकि अगर हम ज्ञान और बुद्धि का जितना इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान और बुद्धि उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। हरीलाल, क्या और सवाल पूछना चाहोगे? अगर पूछना हो तो पूछो, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। हाँ हाँ, पूछता हूँ। तो बताओ, ऐसा क्या है जो आप जितना ज़्यादा लेते हैं उतना ही पीछे छोड़ते जाते हैं? कदम। क्योंकि जब हम चलते हैं तो पैरों से जितने कदम आगे की ओर लेते हैं उतने ही पीछे छोड़ते जाते हैं। हरीलाल, सवाल पूछो और पूछो, मैं तैयार हूं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए। अब हरीलाल सोच में पड़ जाता है कि तभी अर्जुन कहता है, हरीलाल, क्या हुआ? सवाल पूछो या सवाल खत्म हो गए? हरीलाल अब चुप हो जाता है और अर्जुन हरीलाल से कहता है, हरीलाल, मैंने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अब हरीलाल वहां से चला जाता है और राजा अर्जुन की बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हो जाता है। वाह अर्जुन वाह, तुमने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इस राज्य के सबसे बुद्धिमान इंसान हो। महाराज, सबसे बुद्धिमान मैं नहीं, मेरे पिताजी हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ उन्हीं से सीखा है और सारा ज्ञान उन्हीं से लिया है। वाह अर्जुन, तुम्हारे जैसे पुत्र बहुत किस्मत से मिलते हैं। अर्जुन, तुम्हारी इस बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहरें इनाम में देता हूँ। अर्जुन इनाम लेकर खुशी से अपने घर चला जाता है। पंडित जी, राज दरबार में हुए आपके अपमान से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आपके बेटे ने आकर आपके सम्मान को और भी बुलंदियां दी हैं और उसने ये साबित कर दिया कि आप सच में बहुत बड़े विद्वान हैं और आपका पुत्र भी बहुत अधिक बुद्धिमान और भाग्यशाली है जो आप जैसा गुरु उसे मिला। महाराज, ये तो मेरा भाग्य है कि अर्जुन मुझे मिला, वरना मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं था। लेकिन जब से मुझे अर्जुन मिला था, मैंने उसे हमेशा अपने सगे बेटे से भी बढ़कर माना है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? क्या अर्जुन आपका सगा पुत्र नहीं है? हाँ महाराज, अर्जुन मेरा सगा पुत्र नहीं है। वो तो मुझे एक दिन जब मैं नदी में खड़े होकर पूजा कर रहा था कि तभी एक टोकरी मेरे पास आकर मेरे पैरों में टकराई, तो मैंने देखा कि उसमें एक बच्चा है और वह जीवित है। मैंने तुरंत उसको अपनी गोद में उठा लिया और आसपास देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, तो मैं उसे अपने साथ ले आया और उसका पालन पोषण भी किया और आज वो मेरे साथ रहते हुए इतना बड़ा हो गया और मेरी आँख का तारा बन गया है। अच्छा, तो ये अर्जुन वही बच्चा है जिसे मैंने नदी में छोड़ा था। इसका मतलब ये उस समय बच गया था, लेकिन अब तो ये बड़ा हो गया है और वो साधु ने भविष्यवाणी जो की थी, ये इस राज्य का राजा बनेगा। पंडित जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी महाराज, कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप आदेश कीजिए। पंडित जी, मैं सैर पे जा रहा हूँ और वापस कुछ दिनों के बाद ही लौटूंगा, लेकिन यह बात मैं अपनी पत्नी को नहीं बताकर आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एक पत्र अगर अर्जुन राजमहल में महारानी तक पहुँचा दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने कहा, समझो काम हो गया।
अब राजा एक पत्र अर्जुन को दे देता है और अर्जुन वह पत्र लेकर राजमहल की ओर निकल पड़ता है। भला इस सुनसान जगह पे कौन रहता होगा, वो भी इस घने जंगल के पास। खैर, मैं भी बहुत थक गया हूँ और रात में इस जंगल के रास्ते से जाना सही नहीं होगा। कौन हो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? माताजी, मेरा नाम अर्जुन है और मैं काफ़ी दूर से आ रहा हूँ। मुझे इसी राज्य के राजा का संदेश राजमहल में महारानी जी तक पहुँचाना है, लेकिन अभी रात होने के कारण इस जंगल के रास्ते पे जाना ठीक नहीं है, इसलिए आपका घर देखकर मैं चला आया। क्या मैं सुबह तक यहाँ रुक सकता हूँ? सुबह होते ही मैं चला जाऊँगा। बेटे, तुम यहाँ रुक सकते हो जितनी भी देर चाहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम तो हमारे घर पे आए एक मेहमान हो और मेहमान की सेवा करना तो परम धर्म होता है। लेकिन बेटे, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम दिन में जाकर मंदिरों और धार्मिक स्थलों से खाना लाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो कोई काम भी नहीं कर सकता। काका, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, और आप तो हमारे माता पिता के समान हैं और आप दुख में हैं, इसलिए मेरे पास कुछ सोने की मोहरें हैं, ये आप रख लीजिए। आपके दुखों का कुछ निवारण हो जाएगा। अब अर्जुन अपना पत्र वहीं रखकर एक जगह सो जाता है। ये कैसा पत्र है जो राजा ने इस बेटे को दिया होगा कि महारानी तक पहुंचा दे? पता नहीं क्या होगा इसमें, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इतने घमंडी राजा के साथ ये इतना नेक दिल लड़का कैसे है। मुझे लगता है जरूर इसमें राजा का कोई स्वार्थ होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप दोनों अपना ध्यान रखना और मैं दोबारा जरूर आऊँगा आप दोनों से मिलने कभी। महाराज ने ये क्या संदेश भेजा है? इसमें लिखा है, महारानी जी, मैंने जिस लड़के को भेजा है आपके पास, वह एक बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान है। इसके जैसा लड़का हमारे राज्य में ही क्या, आसपास के राज्यों में भी जल्दी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम तुरंत ही इस लड़के का विवाह हमारी पुत्री राजकुमारी सरोजनी से करवा दो और मेरी जगह इस लड़के को राज्य का नया राजा बनाया जाए, और ये कार्य मेरे आने से पूर्व आज ही संपन्न हो जाना चाहिए। ये मेरा आदेश है। अब महारानी राजा का पत्र पढ़कर तुरंत ही अर्जुन का विवाह अपनी पुत्री राजकुमारी सरोजनी से करवा देती है और अर्जुन को राज्य का नया राजा घोषित कर देती है। क्या हुआ जी, आप आज बहुत खुश हैं? इस खुशी के पीछे का क्या कारण है? कुछ नहीं, बस राजा को उसके ही तरीके से उसको मैंने अच्छा सबक सिखाया है। अर्जुन के पास जो पत्र था उसमें राजा ने लिखा था कि इस लड़के को आज ही राजमहल में फांसी पे लटका दिया जाए और उसकी लाश को नदी में मगरमच्छों के सामने फिकवा दिया जाए। लेकिन मैंने उसमें लिखा हुआ मिटाकर लिख दिया कि उसके जैसा नेक दिल इंसान इस राज्य में क्या, आसपास के राज्य में भी नहीं मिलेगा। वह बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान है, इसलिए
आज ही इस लड़के का विवाह राजा की पुत्री राजकुमारी सरोजनी से करवा दिया जाए और इस राज्य का नया राजा बनाया जाए। और ये कार्य मेरे आने से पूर्व हो जाना चाहिए। और अब तक तो उसका विवाह भी हो चुका होगा और वह हमारे राज्य का नया राजा भी बन गया होगा। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सिंहासन पे बैठो? पर आपने ही तो मुझे राजा बनाया है। क्या मैंने तुम्हें राजा बनाया है? ऐसा किसने कहा? तभी वहां रानी आती है और कहती है, महाराज, आपने ही तो पत्र भेजा था और उसमें लिखा था कि मेरे आने से पूर्व ही इस लड़के का विवाह हमारी राजकुमारी सरोजनी से करवा दो और अर्जुन को राज्य का नया राजा बना दो। और ये कार्य आज ही मेरे आने से पूर्व ही हो जाना चाहिए। इतना कहकर रानी राजा को वो पत्र दिखाती है। अब राजा के होश उड़ जाते हैं और वह गुस्से में कहता है, नहीं, मैंने ये पत्र नहीं लिखा। मैंने तो पत्र में कुछ और ही लिखा था। ये सब क्या हो गया? ये सब आपका ही किया धरा है राजा साहेब। रामलाल, तुम? हाँ राजा साहेब, मैं। याद है आपको कि आपने क्रोध में आकर मुझे कैसे बर्बाद कर दिया था, सिर्फ अपने राजा होने के कारण। ठीक उसी तरह आज आपको भी आपके क्रोध और घमंड ने ही आपको बर्बाद कर दिया है। राजा साहेब, वो पत्र जो आपने अर्जुन को दिया था, ये लिखकर कि अर्जुन को तत्काल फांसी की सजा दे दी जाए, उस पत्र में मैंने ही आपका लिखा हुआ मिटाकर मैंने ही उसमें लिखा था कि अर्जुन से आपकी पुत्री का विवाह कराया जाए और उसे राज्य का नया राजा बनाया जाए। अब राज दरबार में पंडित जी भी आ जाते हैं और अर्जुन के असली माता पिता भी दरबार में आ जाते हैं। हाँ, देखो, मैं कहता था ना कि ये कोई और नहीं, हमारा बेटा ही है। क्या ये आपका बेटा है? तो क्या आपने ही बचपन में इसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था? नहीं नहीं, मैंने तो अपने बेटे को एक सेठ को सौंप दिया था। उस सेठ ने कहा था कि उसके घर पे रहकर मेरा बेटा राजा बनेगा। राजा अब बहुत दुखी हो जाता है और अपने किए पर बहुत पछतावा कर रहा होता है और रमेश से कहता है, रमेश, ये अर्जुन तुम्हारा ही पुत्र है और वो सेठ जिसने तुमसे तुम्हारा बच्चा लिया था, वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। और मैंने भी साधु की भविष्यवाणी सुन ली थी, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे को मारना चाहता था ताकि एक गरीब का बच्चा मेरी पुत्री का पति और इस राज्य का राजा ना बन सके। लेकिन अब मुझे सबक मिल गया है और मैं समझ चुका हूँ कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, इसलिए उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना खुद का ही विनाश होने लगता है। रमेश, अर्जुन, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना और अर्जुन ही अब इस राज्य का राजा बनकर रहेगा।